नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग पर महारैली, चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। हाटी समुदाय ने प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा आदिवासियों को वनवासी कहना गलत और एमपी लेड स्कीम में बदलाव। एमबीबी पोल में मध्य प्रदेश में आदिवासी कल्याण योजनाओं पर राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी पर चर्चा। और अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे ऑस्कर जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर महारैली में जुटे हजारों लोग। अलग धर्म कॉलम नहीं देने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। हाटी समुदाय ने राज्यपाल के माध्यम से पीएम मोदी को सौंपा ज्ञापन। अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाले विधेयक को राज्यसभा से जल्द पास कराने की मांग। आदिवासी को वनवासी कहना अपमानजनक और अज्ञानता। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। एमपी लेड स्कीम का एक हिस्सा एससी/एसटी इलाकों में खर्च करने की बाध्यता खत्म। सीपीएम सांसद ने किया विरोध। एमबीबी पोल में मध्य प्रदेश में आदिवासी कल्याण पर राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रतिबद्धता पर करेंगे चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है झारखंड से। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग तेज होती जा रही है। इसे लेकर हजारों आदिवासियों ने रैली निकाली। रविवार को आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के बैनर तले मोरहाबादी मैदान में महारैली का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न आदिवासी संगठनों ने अलग सरना कोड के लिए हुंकार भरी। रैली में झारखंड सहित नेपाल, भूटान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार के आदिवासी शामिल हुए। रैली के दौरान केंद्र की मोदी सरकार और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के सामने 8 सूत्रीय मांगे रखी गई। इसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल विधानसभा से पारित सरना प्रस्ताव को केंद्र अविलंब लागू करे, आदिवासियों को हिंदू बनाने की साजिश बंद हो, पेशा कानून मजबूती से लागू हो, आदिवासियों के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जमीन को चिन्हित करके उसे सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार राशि आवंटित करे, आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा और रिकॉर्ड में छेड़छाड़ को रोकने के लिए राज्य सरकार पहल करे, महिला गैर आदिवासी पुरुष से विवाह करती है तो उसे आदिवासी अधिकार से पूरी तरह से वंचित किया जाए, झारखंड में वनाधिकार कानून देने का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए, रघुवर दास की सरकार के समय बना लैंड बैंक कानून को वापस लिया जाए, ऐसी मांगे शामिल हैं। इस रैली के दौरान आदिवासियों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जनगणना के फॉर्म में सरना धर्म का कॉलम नहीं जोड़ा गया तो आदिवासी समाज चुनाव का बहिष्कार करेगा। और अब झारखंड से चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हाटी समुदाय ने अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है। समुदाय के सदस्यों ने पीएम से आग्रह किया कि समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से संबंधित विधेयक को राज्यसभा द्वारा जल्द से जल्द पारित किया जाए। इसके लिए समुदाय ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की प्रतियां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी को भी भेजी गई। दरअसल पिछले साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने का वादा किया था। इसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार इससे जुड़ा एक विधेयक भी लाई थी। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक लोकसभा से 16 दिसंबर को पारित हो गया, लेकिन सत्र खत्म होने के चलते ये विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं हो पाया था। इस मांग को लेकर सिरमौर हाटी विकास मंच के बैनर तले हाटी समुदाय के प्रतिनिधियों ने 25 फरवरी को बैठक की थी। आपको बता दें, हिमाचल के ट्रांसगिरी क्षेत्र के निवासी उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र की तर्ज पर एसटी का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। जौनसार बावर और हिमाचल प्रदेश के गिरिपार के इलाके की संस्कृति
भाषा और जीवन शैली में कोई फर्क नहीं है। हाटी समुदाय के लोग 50 साल से ज्यादा समय से जनजाति के दर्जे के लिए लड़ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश से चलते हैं महाराष्ट्र। देश में एक बार फिर आदिवासी बनाम वनवासी का मुद्दा उठ गया है। अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आदिवासियों को वनवासी कहने वालों को अज्ञानी बताया। उन्होंने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। पवार ने कहा, आदिवासियों को वनवासी कहना अपमानजनक है और जो लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी अज्ञानता दिखाते हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि उन्होंने ही आदिवासियों को वनवासी कहकर संबोधित किया था। शरद पवार ने कहा, जंगलों को संरक्षित और सुरक्षित करने का श्रेय आदिवासियों को जाता है। जो लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं वो अपनी अज्ञानता को जाहिर करते हैं। ऐसा करके वो इस देश में जंगलों के संरक्षण के प्रयासों के प्रति अपनी नासमझी को प्रदर्शित करते हैं। यह आदिवासियों के लिए अपमानजनक है। पिछले साल नवंबर में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उनको आदिवासियों से माफी मांगने को कहा था। राहुल ने कहा था कि वो आदिवासियों के लिए अपमानजनक शब्द वनवासी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपी लेड के बारे में। एमपी लेड योजना के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। इसके मुताबिक अब सांसदों को हर साल अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मिलने वाले पैसे में से SC/ST इलाकों में एक निश्चित राशि खर्च करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब ये सांसदों की इच्छा या विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वो दलित और आदिवासी इलाकों के लिए कुछ पैसा खर्च करना चाहते हैं या नहीं। यानी अब सरकार सांसदों को सिर्फ ये सलाह दे रही है, लेकिन ये सलाह सांसदों पर बाध्यकारी नहीं होगी। इससे पहले सांसदों को ऐसे आवंटन की सिफारिश करनी होती थी जिसके तहत अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए कुल एमपी लेड पात्रता का कम से कम 7.5% पैसा खर्च करना जरूरी था। सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटस ने शनिवार को संशोधित दिशा निर्देशों के तहत प्रावधान को कमजोर करने का आरोप लगाया और सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग की। उन्होंने सरकार के इस कदम को असंवेदनशील बताते हुए कहा कि ये एमपी लेड्स के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा। आपको बता दें, एमपी लेड स्कीम के तहत हाशिए पर रहने वाले लोगों के विकास के लिए पेयजल सुविधाओं, सड़कों के निर्माण, स्कूलों के लिए शौचालयों के निर्माण जैसे कार्यों के माध्यम से एमपी लेड फंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटस। ब्रिटस जी, सांसद निधि में से दलितों और आदिवासी क्षेत्रों में एक निश्चित राशि खर्च करने की जो बाध्यता थी वो अब खत्म कर दी गई है। इस फैसले से आप नाराज क्यों हैं? See, I think, this is a time then we need to celebrate the inclusivity of this country. And the G20, the slogan was that we should underline the value of diversity. So, the moment we are presiding over G20, and when we speak about underlining the aspect of inclusivity, there is a regressive amendment that has been brought forward to the NBLART's guidelines. When I say regressive means this is something which I couldn't even comprehend that this government would bring out such a change in the guidelines. By this, there was a mandatory clause that 15% of the allocation has to be earmarked for scheduled caste and 7.5% for the scheduled tribe. That was the mandatory clause. Just to make it a little more simple, I would say that suppose yearly a MB को 5 करोड़ मिलते हैं, ये 5 करोड़ से 1.125 करोड़ ये बैकवर्ड communities के लिए तो स्पेंड कर रहा है. That was the mandate. Now they have tweaked it.
Even the tweaking is very funny. I would say, clever. I won't even call it intelligent. They have just put it that it is advisable. मतलब अगर चाहिए तो आपको कर सकते हैं. It's a major deviation. And why did we bring about this MB-Lot scheme? This was primarily to help the common man, those people who are backward, so that MB can cater to their needs. That was I would say, the cause on which the entire scheme has been built up. Now, if we calculate a 5 साल के लिए तो ये 25 करोड़ खर्च करना है. इसमें एक MP 5.625 करोड़ ये पिछले लोगों के लिए तो allocate करना है. So the moment you make it desirable, I'm sure that a lot of MPs would shy away from, would at least abdicate the responsibility of social justice. One word हम तो आजकल बहुत सारा सुन रहे हैं, ये social justice का. How can a government bring about such an amendment? Now, see, the interesting thing, I would say the irony is that I thought, I am a junior member in the parliament. This massive deviation that has happened with regard to this SCST allocation in these guidelines, I'm surprised. None of these MPs, took note of it. And even those MPs who are part of the SCST Morcha. So I was discussing with them. So in the parliament, आज तो ये बहुत सारा लोग तो मेरे से बात किया है. So few were saying that, see, in their constituency, they are finding it difficult to, devote उतना पैसा, उतना SCST population नहीं है. That is what they are saying. I said, there would be a population there. Even if you spend more money, then what is the problem there? And see, let us say, assuming that there is no SCST population in the constituency, the government could have liberalized it by saying that this money can be spent anywhere in the country or anywhere in the state. Simple as that. See, the commitment of, for example, I am a Rajya Sabha member. The entire state is considered to be my constituency. For Lok Sabha member, it is their constituency. But understand, there has been certain amendments which has been brought forward. For example, so disaster case, you can spend 1 crore anywhere in the country. And 25 lakhs rupees for a cause anywhere outside the state. Already there are a lot of amendments. So if the government was very passionate about these backward communities and backward classes, they could have said that. Instead of making it advisory, instead of taking out the mandatory clause, they could have said that any member who wishes to spend this amount outside the purview of the state or the constituency, they are at liberty to do it. That would have been the right way of doing it. So I feel, there is a sinister attempt to dilute the essence of this scheme. That is what I understand. And I hope the government of India will take it seriously, and other MPs also will take up this issue, which is, I would say, very cardinal to the upliftment of the poor and the backward communities. सरकार ने अनिवार्यता खत्म की है, लेकिन अगर सांसद चाहें तो वो अभी भी इन वर्गों के लिए अपनी सांसद निधि से कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं. तो आप इतने परेशान क्यों होते हैं? क्या जरूरत था ये मैंडेटरी बदल के या एडवाइजरी डालने में? क्या जरूरत था? मैंडेटरी है. Even despite it being mandatory, many MPs are not spending the money. If that is the case, if you dilute it further, will the MP spend it? There should be purpose in your decision, right? So I think the argument is completely flawed. If at all their intention was to believe that MPs would make it, a matter of the cost to, why should they dilute the mandatory part? It simply means that
The government doesn't want the MPs to spend the money there. That is the philosophy behind that. Otherwise, why did the government bring about the mandatory clause? There is a reason for that. Despite mandatory, I can vouch for the fact that I've not done a study, but my understanding is that many MPs don't spend money for SC/ST. So it is all the more important that on the backdrop of this unspent allocation, this mandatory clause has to be tightened further. If I were to be a policy maker, I would tell you what I would have done. I would have said that if this money is not spent in the previous year, even the general allocation also would be blocked. ऐसा बोलना है. And अगर ये मुश्किल है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में SC/ST लोग नहीं है, अरे लिबरलाइज करो, ये स्टेट पूरा स्टेट दे दो उसको SC/ST एलोकेशन के लिए, तो पूरा स्टेट में स्पेंड कर सकते. अभी भी मैंने बोला ना, ये डिजास्टर के लिए तो ये देश का कई कॉर्नर पे दे सकते. उस तरह बना दो ना, ये क्लोज ऐसे बना दो. सो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन स्पेंड दैट मनी इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री or the state. Instead of making that, they are taking out this mandatory. So I don't think there is any rational or logic in the argument of the government of India. If at all they have said like that. I got a call from the Ministry of Planning and Statistics, and somebody told me a senior officer would like to talk to me. He hasn't called me yet. So I think they would be, arguing these things. I don't know. I haven't. अपने दूसरे सेगमेंट MBB पोल में आज हमने मैं भी भारत के YouTube चैनल पर आपसे एक सवाल किया था. वो सवाल था, मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण की योजनाओं के लिए राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने अधिकारियों को काम पर लगाया है, जबकि जनजाति विभाग की मंत्री ने पिछले 1 साल में कोई काम नहीं किया है. क्या राजभवन और CMO मंत्रालय के काम के आड़े नहीं आ रहे हैं? क्या मंत्री को अपने विभाग की जिम्मेदारी खुद नहीं उठानी चाहिए? आपकी क्या राय है? इस सवाल के जवाब में हमने आपको 3 ऑप्शन दिए थे. इसके जवाब में सबसे ज्यादा यानी 54% लोगों ने माना कि राजभवन और CMO आदिवासियों के कल्याण के लिए ज्यादा अच्छा काम करेंगे, जबकि 40% के मुताबिक जनजाति कल्याण विभाग को ही योजनाओं पर काम करना चाहिए. वहीं 6% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना. लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? मध्य प्रदेश में आदिवासी कल्याण की योजनाओं की देखरेख के लिए राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय ने बीड़ा उठाया है. राजभवन और CMO ने इसके लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की है. जनजातीय लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए राजभवन ने एक जनजातीय प्रकोष्ठ की स्थापना की है. एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी दीपक खांडेकर इसके अध्यक्ष हैं. खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS ने आदिवासी लोगों से संबंधित परियोजनाओं को संभालने के लिए उप सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा है. ऐसे में ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के कल्याण पर जोर दे रही है. शायद इसीलिए इनसे जुड़ी योजनाओं पर राजभवन और CMO निगरानी कर रहे हैं. लेकिन इसका एक और पहलू है. जहां राजभवन इतना सक्रिय है, वहां आदिवासी कल्याण विभाग की मंत्री मीना सिंह अपने विभाग के काम के प्रति उदासीन नजर आ रही हैं. मंत्री ने पिछले 1 साल से अपने विभाग द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना की समीक्षा नहीं की है. उन्होंने ना तो योजनाओं की जानकारी मांगी और ना ही अधिकारियों के साथ कोई बैठक की. नतीजतन विभाग जनजाति लोगों के लिए कल्याण परियोजनाओं के लिए स्वीकृत अधिकांश धनराशि खर्च करने में विफल रहा है. विभाग इस वर्ष पूंजीगत व्यय के तहत स्वीकृत 1508 करोड़ रुपए में से आधा भी खर्च नहीं कर पाया है. आपको बता दें, आदिवासी कल्याण विभाग विभिन्न परियोजनाओं को चला रहा है, जिनमें सिकल सेल, आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्कूल और CM राइज स्कूल शामिल हैं. केंद्र सरकार भी आदिवासी उपयोजना में बहुत पैसा लगा रही है, फिर भी मंत्री किसी भी परियोजना की निगरानी नहीं कर रही हैं. उलट ये काम अब मुख्यमंत्री कार्यालय और राजभवन ने ले लिया है. मध्य प्रदेश में पहली नजर में बेशक ये लग सकता है कि राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय आदिवासी इलाकों के विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं,
लेकिन आदिवासी विकास के लिए जब आधा पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है तो इस प्रतिबद्धता पर सवाल उठाना लाजमी है। राजभवन और मुख्यमंत्री आदिवासी विकास की योजनाओं की निगरानी करें तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर आदिवासी मंत्रालय को ही पंगु बना दिया जाए तो ये कामकाज का सही तरीका तो नहीं कहा जा सकता है। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे अकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर्स के बारे में। भारत के लिए आज का दिन बेहद खुशी भरा है। प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा की डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तमिल भाषा की डॉक्यूमेंट्री फिल्म को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इसे कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा ने प्रोड्यूस किया है। ये उन लोगों की कहानी है जो हाथियों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते रहे हैं और जंगल की जरूरतों के बारे में बहुत जागरूक हैं। द एलिफेंट विस्पर्स कट्टू नायकन जनजाति के बोमन और बेली नाम के एक आदिवासी जोड़े की कहानी है जो तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में अनाथ हाथी के बच्चे रघु को गोद लेते हैं। तमाम परेशानियों का सामना करते हुए वो रघु को पालते हैं। बोमन और बेली जंगल में रहते हैं, वो इसे पवित्र मानते हैं और इसके संरक्षण के लिए काम करते हैं। ये फिल्म हाथियों और बाकी जानवरों के साथ इंसानों के संबंध को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। माना जाता है कि कट्टू नायकन उन जनजातियों में से एक है जो जंगल के सच्चे निवासी थे। उनके नाम का अर्थ ही है जंगल के राजा। ये जनजाति पूरी तरह से वन और वन उत्पादों पर निर्भर है। आजीविका के लिए ये लोग शहद, जड़ों और पौधों की छाल को इकट्ठा करते हैं, मछली पकड़ते हैं और शिकार करते हैं। कट्टू नायकन जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण भारत के 2 राज्यों तमिलनाडु और केरल में निवास करती है। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मिस कॉल दे सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।